नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात। 8 भारतीय नौसैनिक जो पिछले 18 महीनों से कतर की जेल में बंद थे, वो अब रिहा कर दिए गए, जिनमें से 7 तो भारत पहुंच भी चुके हैं। पहले इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, फिर उसके बाद उसे एक लंबी जेल कैद में बदल दिया गया, लेकिन फिर टॉप स्तर पर दखल के बाद अब उन्हें रिहा किया गया है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने इस बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं और उनके सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की सजगता को भी दर्शाता है कि 8 भारतीय नागरिकों में से दालधारा केस के 7 नागरिक इस समय अपने भारत भूमि पे वापस लौट गए। तो 8 में से 7 भारत वापस आ चुके हैं और सूत्रों के मुताबिक कतर से छोड़े जाने से पहले इन अफसरों और नौसैनिकों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उनकी रिहाई के बाद उन्हें फौरन दूतावास ले जाया गया और वहां से इंडिगो फ्लाइट से उन्हें भारत भेजा गया। तो आइए पहले सुनाते हैं इन नौसैनिकों का रिहाई के बाद क्या कहना है। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We are thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. तो सभी ने माना कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर इसमें बहुत दिलचस्पी ली और दखल दिया, उसके बाद ही ये मुमकिन हो पाया है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने बात की है मंत्री मीनाक्षी लेखी से। हमारे साथ विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हैं। मैम, आपसे समझना चाह रहे हैं कि इसको कैसे आप देखते हैं कतर से जो वापसी हुई? मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, उनके हस्तक्षेप के बाद, और कतर के जो अमीर हैं उनके प्रति धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से जो है ये कार्य को संभव हो पाया, और जो भारतीय वापस आए हैं सब भारतीयों को और उनके परिवारजनों को, और जो भारत के सब अन्य परिवारजन हैं सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर हैं इस समय, और खबर है कि वो इसके बाद कतर के दोहा भी जाएंगे और कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमाद के साथ एक शिखर वार्ता होगी। ये प्रधानमंत्री का दूसरा कतर दौरा है। कतर के अमीर के साथ 14 का द्विपक्षीय बातचीत है। भारत और कतर के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो लगातार बढ़े हैं। दोनों देशों के बीच $20 बिलियन का व्यापार है और कतर में 8,40,000 भारतीय रहते हैं। कतर एनर्जी और पेट्रोनेट ने भारत के साथ एक समझौते पर दस्तखत किया है, जिसके तहत 7.5 मिलियन टन पर एनम लिक्विफाइड नेचुरल गैस भारत को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो भारत और कतर के बीच जो संबंध हैं वो लगातार बेहतर हुए हैं, और प्रधानमंत्री एक बार फिर कतर के दौरे पे भी हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। कादम्बिनी, आपने लगातार इसके बारे में जानकारी दी और आपने सबसे पहले ये खबर भी दी कि भारतीय जो है वो रिहा हो गए हैं। 18 महीने जेल में वहाँ पर रहे, बहुत कूटनीति इसमें काम आई, और प्रधानमंत्री का जो व्यक्तिगत हस्तक्षेप है उसके बारे में इसमें और किस तरह का विस्तार अभी पता चला है, और भारत और कतर के जो रिश्ते हैं वो कितने काम आए? देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज ही ये जो पूर्व नौसेना के अधिकारी हैं वो लौटे हैं, और आज ही अचानक ये अनाउंस किया गया है कि प्रधानमंत्री
की अपने यूएई दौरे से बातचीत वहाँ के अमीर से होगी। ये जो पूरा मामला था वो इस तरह का सेंसिटिव मामला था कि इसके बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं था। यहाँ तक कि एमईए में भी जो लीगल टीम वहाँ पर हैंडल कर रही थी विदेश मंत्रालय में, उसको सबसे ज्यादा जानकारी थी इसे जिस तरह से चलाया गया। लेकिन अब जब 7 यहाँ पर वापस देश लौट आए हैं और 8वें भी जो है वो रिहा हो चुके हैं और वो भी जल्द यहाँ पर लौट सकते हैं कुछ ही दिनों में, तो ये चीज सामने आई है कि न सिर्फ विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार 18 महीने से कोशिश की जा रही थी, बल्कि खुद प्रधानमंत्री भी इस पूरे मामले को सुपरवाइज कर रहे थे। जब नेताओं के बीच इस तरह का एक केमिस्ट्री होता है या फिर एक जिस तरह का रिश्ता भारत और कतर के बीच है, स्ट्रैटेजिक है, कल्चरल है, 8,40,000 भारतीय वहां पर रहते हैं, तो ये सभी चीजें जो है वो काम आई हैं। और पीएम, आपको याद होगा कि पिछले दिसंबर में पीएम जब कॉप समिट के लिए गए थे तो साइडलाइंस पर उन्होंने कतर के अमीर से मुलाकात की थी। तब हमने बार बार विदेश मंत्रालय से पूछा था कि क्या इस मामले में बात हुई, तो उन्होंने ये कहा था कि हर मुद्दे पर बात हुई। तो अंदाजा ये लगाया गया कि क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है तो इस पर बात जरूर हुई होगी। तो अब ये बड़ा साफ तौर पर दिख रहा है कि ये जो पूरा एफर्ट चला है न सिर्फ विदेश मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि उन्होंने भी पूरी ताकत झोंक दी थी कि इन 8 को वापस घर लाना है, और प्रधानमंत्री की तरफ से जो एक एक डेवलपमेंट जो है वो खुद से इसको सुपरवाइज कर रहे थे, तो ये इसने सबसे ज्यादा मायने रखा है। और अब 8 जो है मौत के मुंह से वापस आए हैं। जी, धन्यवाद आपका कादम्बिनी इस जानकारी के लिए। अब तमाम लोग जो हैं वो बिल्कुल मौत के मुंह से वापस आए हैं। फांसी की सज़ा दी गई थी, उसके बाद एक जेल सेंटेंस में से बदल दिया गया और अब इनकी रिहाई हुई है, जिसमें से 7 भारतीय तो सुबह ही पहुंच गए। इंडिगो फ्लाइट के जरिए ये आए हैं यूएई से, कतर से, माफ़ कीजिएगा, कतर से वापस आए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन आलोक बंसल जो डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के, और साथ ही सुधीर टी देवरे जो पूर्व राजदूत रहे हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। एम्बेसडर देवरे, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारत और कतर के बीच में रिश्ते जो हैं वो पिछले कुछ सालों में किस तरह से बदले हैं। इस समय जो ये रिहाई हुई है इन 8 लोगों की, जिसमें नौसैनिक भी हैं, अफसर भी हैं, उसमें जो हमारे द्विपक्षीय रिश्ते हैं उसका एक बड़ा हाथ रहा है। बल्कि अब प्रधानमंत्री कतर जाएंगे 14 तारीख को, एमिर से उनके द्विपक्षीय बातचीत भी है वहां पर, और दूसरे एक बहुत बड़ा व्यापार भी है, व्यापारिक रिश्ता है भारत और कतर के बीच में। आपने सही कहा, भारत और कतर के रिश्ते बहुत गहरे हैं, कई पिछले कुछ सालों से बहुत बड़े हैं। कतर, आप सब लोग जानते हैं कि एनर्जी का बहुत बड़ा सप्लायर है, खासकर जो नेचुरल गैस का सप्लायर है, और इंडिया बहुत वहां से गैस बहुत खरीदते हैं। तो वी आर वन ऑफ द मेजर बायर्स ऑफ गैस फ्रॉम कतर। और भी हमारा व्यापार है कतर के साथ। करीब 8 लाख वहाँ भारतीय मूल के लोग हैं, भारतीय वहाँ काम करते हैं। तो कतर के साथ तो रिश्ते दिन ब दिन बढ़ते गए हैं, और कतर के साथ जो कतर का वहाँ का जो डिप्लोमेटिक पोस्चर है गल्फ में, उसमें भी भारत ने कई ज्यादा दखल अंदाजी नहीं ली है। भारत उसको अच्छा तरह से रिस्पेक्ट करता है। तो कतर ने ये सब कुछ देखा है, हमारा भारत का उनके साथ जैसे ताल्लुक बढ़ते आए हैं, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर पर्सनल इंटरवेंशन जब किया था उन्होंने, जो वहां गए थे दुबई COP 28 के लिए, तो कुछ दिन पहले ही ये केस का फैसला हुआ था। हमारे 8 नेवी के ऑफिसर्स जो वहाँ काम कर रहे थे अल दहारा कंपनी में, उनको फांसी की सजा वहाँ की कोर्ट ने सुनाई थी। तो प्राइम मिनिस्टर्स इंटरवेंशन आई थिंक वाज रियली वेरी वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल। और तमाम लोग कह रहे हैं कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का जो डायरेक्ट इंटरवेंशन रहा या जो व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने हस्तक्षेप किया वो बड़ा काम आया है। इसे कहा जाएगा कि ये एक, कैप्टन आलोक बंसल, एक कूटनीति की जीत, ये इसको बताई जाएगी एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन भारत के लिए है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों को एक जासूसी के आरोप पर गिरफ्तार किया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद जिस तरीके से न हमने पहले उस सजा को कम कराया और अब जिस तरीके से उनको भारत लाया गया है, ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। हमें समझना चाहिए कि ये जो 8 पूर्व नौसैनिक हैं, ये दहारा ग्लोबल नाम की एक कंपनी में कार्य करते थे और ये कतार की नौसेना को प्रशिक्षण देते थे। ये एक ऐसा
क्षेत्र है जिसमें अभी तक सिर्फ यूरोपीय कंपनियों का ही पूरा एकाधिकार था। तो पहली बार किसी भारतीय कंपनी ने इस क्षेत्र में अपनी पहल बनाई और उसके कारण कई शक्तियां जो थी, जो भारत विरोधी थी, वो चाह रही थी कि कंपनी फेल हो, और उसी के चलते एक षड्यंत्र के अंतर्गत इन भारतीयों को फंसाया गया और उसके बाद उन्हें सजाए मौत दी गई। पिछले 18 महीने से ये अकेले रह रहे थे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत हस्तक्षेप था जिसने इनको राहत दी है। प्रधानमंत्री जब पिछली बार अमीर के कतार से मिले थे। कैप्टन बंसल, आपने तो इन लोगों के साथ ये जो पूरा मामला था इसको आप फॉलो करते रहे और आपको इसकी डिटेल्स भी पता रही, क्योंकि आप लगातार इसको फॉलो कर रहे थे। ये जो पहले इन पर चार्जेस लगे वो भी कुछ अजीब थे, जैसा आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र थे। पहले अनडिस्क्लोज रहे चार्जेस, फिर उसको फांसी की सजा, उसके बाद जेल, ये पूरा आरोप और उसके बाद छोड़ना, ये पॉलिटिकल इसे माना जाए। और अभी देखिए, जब अभी बात कर रहे थे एम्बेसडर देवरे भी कि भारत और कतर के बीच में एनर्जी से रिलेटेड भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भारत इंपोर्ट करता है वहाँ पर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इस वक्त एक बड़ी डील भी हुई है 7.5 मिलियन टन पर एनम की, जिस पर कि पेट्रोनेट एनर्जी और पेट्रोनेट के साथ दस्तखत हुए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसे समझना चाहेंगे। देखिए, जहां तक सवाल कतर का है, हमें समझना चाहिए कि कतर की अर्थव्यवस्था को एक्सपैट्रिएट वर्कर्स चलाते, जो प्रवासी मजदूर होते, उनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीय लोगों की है। जो भारतीय मूल के लोग हैं वहां पे सबसे ज्यादा एक्सपैट्रिएट्स हैं। कतर की अर्थव्यवस्था उनके ऊपर चलती है। दुनिया में कतर जो है गैस का एक प्रमुख निर्यातक है, सबसे बड़ा निर्यातक है, और भारत की जैसे ही उसके साथ डील हुई इनको छोड़ दिया गया। अगर आपको याद हो, पहले जब क्लाइमेट चेंज की जो समझना चाह रही हूँ कि ये जो डील है वो इस रिहाई में उसका क्या रोल है? क्या कतर एक तरह से, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से आर्म ट्विस्ट। जी जी जी, बोलिए बोलिए आलोक बंसल जी। मैं ये कह रहा था कि अगर आप देखें, जब क्लाइमेट चेंज में प्रधानमंत्री अमीर से मिले कतर के, तो उसके बाद इनकी जो सेंटेंस थी, जो डेथ सेंटेंस थी, उसको रेमिट कर दिया गया, उसको कम किया गया। और अब जब ये गैस डील हुई है उसके बाद हमने देखा कि इनको रिहाई दे दी। तो दोनों ही चीजों का अपना अलग महत्व है, इसको आप अच्छी तरह समझ सकती हैं। प्रधानमंत्री के जिस तरीके के व्यक्तिगत संबंध हैं इन नेताओं के साथ, और जिस तरीके से भारत की विदेश नीति पश्चिम एशिया क्षेत्र में आज एक बहुत ही प्रखर रूप से उभर के आई है, जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्रालय ने कार्य किया है, और अब खाड़ी के जो देश हैं वहां पे जिस तरीके से भारतीय नेताओं के साथ उनके संबंध हो गए हैं, उसी का ये असर है कि हमने देखा कि आज ये हमारे जो पूर्व नौसैनिक थे आज वहां से छोड़कर आए। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप का। अम्बेसडर देवरे, भारत और कतर के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते रहे हैं पिछले कुछ सालों में, अगर देखें 2014 से, तो उसमें एक अपस्विंग भी देखा गया है। प्रधानमंत्री अब जब जाएंगे कतर तो ये इनका दूसरा दौरा होगा जिसमें वो मुलाकात भी करेंगे वहाँ के अमीर से। तो यहाँ पे फोकस जो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है भारत की तरफ से भी कि उस रिश्ते को और बढ़ाया जाए, उसका और विस्तार हो, और ये द्विपक्षीय बातचीत में ही इसको आगे भी ले जाया जाएगा। बायलैटरल रिलेशन पर तो जरूर जोर दिया गया होगा, और खासकर अभी जैसे गैस डील भी हो गई है और दूसरे भी एक्सपोर्ट्स हैं। जैसे अभी बंसल जी ने कहा कि वहाँ के अर्थव्यवस्था में भारत के लोगों का बड़ा योगदान है। तो ये सब चीजें डिस्कशन में तो आएंगी। भारत, हमारे जब प्रधानमंत्री जाएंगे कतर, आज गल्फ एरिया में, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है पूरा, उसमें भी कतर का बड़ा रोल है। एक हॉस्टेजेस का मामले में कतर बातें कर रहा है। तो जरूर ये वहाँ की जो सिचुएशन है उस पर भी चर्चा होगी, और भारत ने जो उस पर अपना एक न्यूट्रल रोल अपनाया है ये सब हमास और इजराइल के इशू में, उसको भी एक तरह से ये सब लोग अच्छी तरह से देखते हैं, क्योंकि भारत ने इजराइल का पहले ये किया था, सॉलिडारिटी दिखाई थी जब 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था। बाद में भारत ने पैलेस्टीनी इशू पर भी अपना जो हमेशा की जो पॉलिसी है उसको दोहराई थी। तो भारत की ये जो नीति है
वेस्ट एशिया के साथ, तो उसका भी मेरे ख्याल से जरूर हमारे प्रधानमंत्री जिक्र करेंगे, उन कतर के साथ बात करेंगे। भारत के अब राजदूतावास ने भी इसमें बड़ा अच्छा काम किया है कतर में, मैं जरूर उसका जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि जब 18 महीने से जब केस चल रही है, ये इतनी बड़ी गंभीर केस है, तो दूतावास पर भी बहुत प्रेशर था और भारत की दूतावास और हमारे मंत्रालय ने इसमें जो अपना कार्य किया है बहुत बहुत सराहनीय है और इसलिए ये सभी दूतावास ने काम किया है वो बहुत सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने जो इसमें व्यक्तिगत हस्तक्षेप किया वो एक बहुत बड़ा रोल निभाया उसने इसमें। कैप्टन बंसल, इन जो नौसैनिक और अफसर भी जिसमें शामिल हैं, इनकी रिहाई किस तरह मुमकिन हुई, इसके जो डिटेल्स हैं, जो विस्तार है, उनके बारे में क्या जानकारी? कुछ 7 लोग तो यहाँ पे पहुँच भी गए और 18 महीने इन्हें वहाँ पर रखा गया। इन्हें जानकारी, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि जानकारी तक नहीं थी इनकी रिहाई के पहले, तो बहुत सब कुछ अचानक हुआ। इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा आप हमें बताएंगे? आप शायद म्यूट पे हैं कैप्टन बंसल। अगस्त 2022 में जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो इनको बताया नहीं गया था कि इनको गिरफ्तार किया जा रहा था। इनको बोला कि इनको प्रशिक्षण के लिए कहीं जाना है और उसके बाद इन सबको अलग अलग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा। आप ये समझ सकते हैं इतने समय ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे, इनकी जो मानसिक स्थिति है उस पर कितना इसका असर पड़ा होगा। और उसके बाद करीब 1 साल बाद तो ये केस शुरू हुए, 1-1.25 साल बाद, 1-1.5 साल के बाद तो इनको मृत्यु दंड दिया गया। उससे पहले इनके ऊपर आरोप भी निश्चित नहीं हुए थे। आरोप क्या है ये भी नहीं बताया गया था। आप ये सोचिए, इन 18 महीने में इन लोगों को एक दूसरे से नहीं मिलने दिया। सजा होने, जब पिछली बार सजा रेमिट हुई है उसके बाद 2-2 लोग एक साथ रहे हैं, वो पहला इनको एक कंसेशन दिया गया। इस दौरान इनमें से 2 नौसैनिकों की बच्चियों की शादी हो गई लेकिन पिता नहीं आ पाए। आप सोच सकती हैं किस तरीके का दबाव इनके परिवारों के ऊपर होगा जिनको की मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई हो और वो यहाँ पे रह रहे हो 18 महीने से, कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं, अकेला आदमी एक कमरे में अकेला रह रहा है। आप समझ सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति किस तरह खराब हुई होगी। और आज भी कहा जा रहा है कि जब इनको रिहाई हुई तो इनको पता नहीं था कि इनकी रिहाई होने वाली है। इनको तुरंत रिहा किया गया और राजदूतावास से इनको विमान में बैठा के भेज दिया गया। जो 8वें हमारे जो भारतीय नौसैनिक है, जो कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, वो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और शायद कुछ दस्तावेजों में दस्तखत वगैरह करने के लिए उनका रुकना शायद आवश्यक हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी थी दहारा ग्लोबल जिसमें करीब 200 के करीब लोग एम्प्लॉयड थे। इनकी अपनी बिल्डिंग्स थी और कतार की नौसेना को प्रशिक्षण देने के अलावा वो मेंटेनेंस वगैरह जहाजों की कई अन्य फील्ड्स में भी काफी कार्य कर रहे थे। तो शायद इसलिए उनको जो दस्तावेज है उनको खत्म करने के लिए इनको यहाँ रोक लिया गया है वहां पे। बाकी वो भी शायद मेरे ख्याल से आज कल में आ जाएगी। जी बिल्कुल, यही उम्मीद है वो भी आजकल में आ जाएंगे। उन्हें कुछ रोका गया है, 7 यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत धन्यवाद आपका कैप्टन बंसल और एम्बेसडर दहरे, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। भारत और कतर के बीच में रिश्ते अच्छे हैं और इस समय जो रिहाई है उसमें ये जैसा कि बता रहे थे कैप्टन बंसल भी कि एक अहम रोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप का और इसके साथ साथ जो एक व्यापारिक रिश्ते हैं भारत और कतर के बीच में उसका बहुत अहम रोल रहा है। खास करके इस समय जो एक गैस डील हुई है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो डील हुई है कतर के साथ, उसका भी एक अपना अहम रोल इस रिहाई में रहा है। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे पर बढ़ता जा रहा है विवाद। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर विवाद बढ़ रहा है। यहां पर जनवरी में ईडी की टीम पर हमला हुआ था जब ईडी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर की तलाशी लेने पहुंची थी। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि टीएमसी सरकार पर संदेश खाली हिंसा को लेकर गंभीर आरोप हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टीएमसी के गुंडे लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि ममता बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ताओं को ये इजाज़त कैसे दे रही हैं कि वो घर घर जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। बताते चलें कि संदेश खाली बंगाल के 24 परगना जिले में है, जहां पर पिछले दिनों हिंसा हुई थी। घटना के बाद बंगाल के राज्यपाल ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था।
इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। तो स्मृति ईरानी सवाल उठा रही हैं वहां पे ममता बनर्जी की सरकार पर और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर कि इसका जवाब दिया जाए। आपको आगे बता दें कि चुनाव आने वाले हैं और इस बार देश का भविष्य चुनने के लिए बड़ी संख्या में 18 साल और उससे ऊपर के नौजवान पहली बार अपना वोट डालेंगे। तो क्या सोचते हैं आप लोग? क्या हैं आपके मुद्दे? कौन सी बातें आपके लिए सबसे ज़रूरी हैं? हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। आपका वोट, आपकी उम्मीदें, आपकी आवाज़ भेजिए अपने वीडियो ndtv.com पर और हम दिखाएंगे आपके मैसेजेस को NDTV पर। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है। एनडीए सरकार के पक्ष में 129 वोट डाले गए। आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वोटिंग के दौरान विपक्षी दल मौजूद नहीं थे। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट ने सदन से वॉकआउट किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। हमें खुशी है कि साथ में 2 डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने। स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया। एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। तो किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। 13 फरवरी को दिल्ली चलो आंदोलन के लिए पंजाब और हरियाणा से किसान रवाना होने लगे हैं। इसे लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया गया है। दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। इसे लेकर अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। ये याचिका बॉर्डर को बंद करने और हरियाणा के कई जिलों में मोबाइल, SMS और इंटरनेट सेवाएं बंद करने के खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि इससे न सिर्फ किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई कल होगी। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ड्रोन के जरिए हर ओर नजर रख रही है। बड़े बड़े कंटेनर और कटीले तार रोड के किनारे पर रख दिए गए हैं। किसानों के आने की खबर मिलते ही उन्हें सड़क के बीचों बीच रख दिया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर रास्ते बंद होने से आम लोगों को परेशानी काफी हो रही है। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, सबसे पहले ये जानकारी दे दें कि किन इलाकों से लोगों को बचना चाहिए। आने जाने वाले लोग जो हैं दिल्ली से बाहर जा रहे हैं या बाहर से दिल्ली आ रहे हैं, और बॉर्डर्स की क्या स्थिति है? आप कहां पे हैं? देखिए नगमा जी, मैं अभी चंडीगढ़ में हूं, जहां पर किसानों की और केंद्र सरकार की मीटिंग होनी है और इसी मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि किसान आंदोलन 2.0 जिसे कहा जा रहा है वो होगा या रुक जाएगा। तो अभी किसान यहाँ पर आ चुके हैं मीटिंग के लिए। अभी केंद्रीय मंत्री नहीं आए हैं और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान वो नहीं आए हैं, तो मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। जहाँ तक बात है रास्तों की, तो जो भी प्रमुख रास्ते हैं, चाहे वो अगर आप दिल्ली की तरफ से पंजाब आना चाहते हैं तो आप सीधे रूट से अगर आएंगे
तो आपको शंभू बॉर्डर से होकर जाना पड़ता है। जो अंबाला से एक रास्ता जाता है पटियाला की तरफ, तो वो रास्ता बंद कर दिया गया है। आप अगर चंडीगढ़ आना चाहते हैं सीधे सीधे हाईवे से, अंबाला से एक रास्ता चंडीगढ़ की तरफ आता है, आप उससे भी नहीं आ पाएंगे। अगर आपको इन चंडीगढ़ की तरफ जाना है, पंजाब में जाना है, तो पंचकुला का रास्ता जो है वो खुला हुआ है, कुछ खुला हुआ है, पूरी तरह से नहीं, उस पर भी कुछ बाधाएं हैं ताकि किसान जो हैं वो आसानी से ना आ जा सकें, इसलिए वो रास्ता जो है कुछ बाधाओं के साथ अभी भी चल रहा है। रही बात सिंघू बॉर्डर जो है वो बंद किया गया है। प्रमुख रास्ते सीधे सीधे समझ लें, जो भी प्रमुख रास्ते हैं जिनसे पुलिस को, प्रशासन को ये लगता है कि पिछली बार किसान पहुंच गए थे सीधा, वो सभी रास्ते और उसके अलावा और कुछ रास्ते जो हैं जहां से ऐसा लगता है कि आसानी से किसान पहुंच सकते हैं, वो सब रास्ते पुलिस ने पहले ही बंद कर दिए हैं और इतने ज़्यादा पाबंदियों के साथ या इतनी मजबूती के साथ बंद किए हैं कि अगर अभी खोलना पड़ जाए तो कई घंटे लग जाएंगे या शायद पूरा दिन लग जाए, तब जाकर जो रास्ता है वो खुल पाएगा। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि हुआ ये था कि पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी और बड़े बड़े पत्थर भी लगाए थे, गड्ढे भी खोद दिए थे, लेकिन किसान अपने ट्रैक्टर के जरिए वो पत्थर उठाकर उन्होंने नदी में फेंक दिए और पूरी बाधाओं को पार करते हुए वो सीधा दिल्ली पहुंच गए थे। तो हरियाणा सरकार किसी सूरत में ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि किसान जो हैं वो दिल्ली चले जाएं और केंद्र सरकार के लिए एक सिरदर्द वैसा ही बन जाएं जैसा कि 2020 में बने थे और एक साल बाद केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ गया था। तो इसीलिए ये सब रोकने की तैयारी की गई है। लेकिन मसला जो है वो बातचीत से ही सुलझ सकता है। बातचीत से मसला सुलझेगा या नहीं, ये आज की इस मीटिंग में तय होगा, जो अभी शुरू नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि अगले आधे घंटे में, पौने घंटे में ये मीटिंग शुरू होगी और फिर निकल के आएगा कि केंद्र सरकार कहाँ झुक रही है और कहाँ किसान मान रहे हैं और क्या ये आंदोलन होगा या रुक जाएगा। तो शरद, एक बार और दोबारा बता दें कि ये जो किसान आंदोलन 2.0 है उसकी जरूरत अब क्यों पड़ी? केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था, किसान माने थे, कई चीजें थी जो पूरी नहीं हुई, इसलिए ये आंदोलन दोबारा शुरू हो रहा है। 2021 में जब केंद्र सरकार ने 3 कानून, कृषि कानून वापस लिए थे, तो उस समय किसानों को वादा किया गया था, उनको आश्वासन दिया गया था कि आपकी बात मानी जाएगी, आप उठ जाइए। 3 जो कृषि कानून थे वो तो वापस ले ही लिए थे, साथ में ये भी वादा किया था कि MSP का कानून होगा, किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सब वापस लिए जाएंगे। तो 2 साल का समय हो गया है, वो कृषि कानून नहीं बना। किसानों का कहना है कृषि कानून बनना चाहिए जिसमें MSP की गारंटी उनको दी जाए, सभी फसलों की MSP तय होनी चाहिए और सरकार जो है सारी फसलें उनसे खरीदे। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उसमें जो दोषी हैं उनको सजा मिले और जो इसमें शिकार हुए उनको जो है मुआवजा दिया जाए। तो ये सब बातें जो हैं अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। और इसके अलावा पराली जलाने पर भी जो है जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है किसानों पर, किसान चाहते हैं वो भी केंद्र सरकार ये सब मुकदमेबाजी जो है ये सब बंद करे। तो ये सब बातें हैं जो अभी पूरी नहीं हो पाई हैं, इसलिए किसान चुनाव से पहले जो है अपना आंदोलन निकाल रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर भी दबाव बने। जी, और कूच कर रहे हैं वो दिल्ली की तरफ, एक बार फिर यार तैयारी में है। शुक्रिया आपका। लेकिन हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है इन्हें रोकने के लिए। बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड्स लगे हुए हैं, कटीली तारें बिछी हुई हैं, बैरिकेड्स इतने लंबे इलाके में फैला दिए गए हैं कि अगर चाहें तो इसे हटाने में बहुत समय लगेगा। कंटेनर्स वहां पर आप देख रहे हैं, तो ये, और इसके साथ साथ मॉक ड्रिल भी हुई है इसको रोकने के लिए। तो किसानों का दिल्ली आने का जो पूरा एक प्लान है उसे विफल करने के लिए ये कोशिशें की गई हैं कि दिल्ली में ना आए। और इस समय एक बैठक भी चल रही है किसानों की, तो इसमें ये उम्मीद की जा रही है कि शायद ये सूरत ना बने कि उन्हें दिल्ली की तरफ कूच करना पड़े और कुछ बातचीत से हल निकले। तो इस वक्त इतना ही। 5 की बात में एक ब्रेक लेंगे।